बाकी फाइल बंद ही कर देना, उसमें कुछ और खुली हो तो बाई चांस कुछ क्लिक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सौरभ तिवारी, पूजा, संजय कुमार, चारू, गुड मॉर्निंग। फरहीन, सरफराज, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। विधि, शान्या, अमित, शिवानी, तान्या, संध्या, रेहान, सबको गुड मॉर्निंग, है ना। सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट लिविंग वर्ड, वो तो पूरा चैप्टर हो गया हमारा। आफ्टर दैट हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। ये कहाँ से आ गया कीज, यस। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन किए थे। हरीश ने लिखा है हाय सर। ओके, हाय बेटा। प्रशांत गुड मॉर्निंग। सौरभ गुड मॉर्निंग। अवस्थी जी, कृष्णन गुड मॉर्निंग। रेहान गुड मॉर्निंग। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सेल के टाइप, सेल के ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनी, इन 5 क्राइटेरिया पे बेस्ड था, है ना। तो ये आपको उसमें याद रखना है। एक डिस्कशन भी दे रखा है एनसीईआरटी में कि अगर आप 2 किंगडम को 5 किंगडम से कंपेयर करोगे तो उसमें कहीं पे कोई इश्यू आता है क्या, कि ऐसा सिर्फ कहा गया है कि अगर अर्लियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से कंसिडर करें तो सिंगल सेल के यूकैरियोट जो आइडियली प्रोटिस्टा में होने चाहिए, बिकॉज प्रोटिस्टा सिंगल सेल का यूकैरियोट का किंगडम बनाया गया है। तो क्लेमाइडोमोनास की पोजीशन, क्लोरेला की पोजीशन प्रोटिस्टा होनी चाहिए, है ना, बिकॉज कंसेप्ट के हिसाब से यही है ना। तो ये चीज नोटिस करने की है। हालांकि हम जब भी पढ़ते हैं तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को ग्रीन एल्गी मान के पढ़ते हैं, है ना। और ये मैंने शुरू से आपको बोला है कि आपको स्टेटमेंट और गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करना होता है ना। कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, फिक्स नहीं है, क्योंकि वहां पे हम ये तो कह नहीं सकते ना कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे पूछना चाहिए, ये तो गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई गलत नहीं है, जो आ गया सब सही है। आप देख लीजिए कि गिवन ऑप्शंस में से एक आपका राइट आंसर या नियर करेक्ट या बेटर जो भी बन सकता है वो कौन सा बनता है। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला की पोजीशन के लिए कई बार आपको आंसर प्रोटिस्टा मिलेगा और कई बार आपको एल्गी मींस प्लांट किंगडम में मिलेगा, है ना। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है वहां पे। ऐसे यूग्लिना की अगर पोजीशन ढूंढा जाए तो क्या मिलेगा, तो यूग्लिना एज पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो कहीं नहीं आएगा, बिकॉज यूग्लिना में प्लांट एनिमल के करेक्टर है। फिर कई बार यूग्लिना का किंगडम अगर होगा तो प्लांट ऑलरेडी दे रखा होगा। अगर यूग्लिना में फ्लैजिला है तो वो एनिमल्स की तरीके से भी होगा, तो किसी ने उसको एनिमल किंगडम में भी रखा हुआ है। और आर एच वेटेकर के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या है, आर एच वेटेकर के अकॉर्डिंग पोजीशन जो आएगी वो यूग्लिना की आ रही है किंगडम प्रोटिस्टा, बिकॉज वो सिंगल सेल का यूकैरियोट है। तो ऐसी चीजों के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें क्या ऑप्शंस दिए गए और क्या पूछा गया, उसके हिसाब से हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या निकल के आएगा। देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमें किंगडम मोनेरा पढ़ना है। किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट के लिए एक ही किंगडम है, मोनेरा, है ना। अगर कभी पूछा जाए कि प्रोकैरियोट 2 किंगडम में है तो उन किंगडम के नाम क्या होंगे, बताओ। यस, आप लोगों में से कोई भी अगर प्रोकैरियोट 2 किंगडम में आएगा तो उनके नेम्स क्या होंगे। संजय कुमार, एनीवन, कोई आंसर दे सकता है। If prokaryote comes under 2 kingdom, then what are those 2 kingdoms? Where is pen tap? ये सब हमने कर लिया था। हम बेसिकली अभी यही पहुंचेंगे, बट मेरा क्वेश्चन ये था। यस, किसने क्या रिप्लाई किया है, यू बैक्टीरिया एंड आर्की। आर्की इज नॉट किंगडम, आर्की बैक्टीरिया किंगडम है ना। आंसर गलत हो जाएगा, आर्की तो डोमेन था, आर्किया एक डोमेन है।
डोमेन नहीं पूछना, और यू कैरिया तो कोई मतलब ही नहीं है, यू बैक्टीरिया होगा, है ना। आप, मैंने पूछा आपसे कि अगर मोनेरा किंगडम आंसर नहीं है और पूछा जाए कि प्रोकैरियोट कम्स अंडर टू किंगडम, तो आपको टू किंगडम देखना है बेसिकली। अंडर टू किंगडम कंसिडर करना है। तो ये टू किंगडम कौन कौन से आएंगे? हर्ष ठाकुर ने लिखा है प्रोटिस्टा। बेटा प्रोटिस्टा तो हो ही नहीं सकता, प्रोटिस्टा तो प्रोकैरियोट का है ही नहीं। और बाकी विवेक ने लिखा हुआ है, ओके, तो स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए लिखा हुआ है। संजय कुमार ने लिखा है आर्की। तो उससे काम क्यों नहीं कर रहा? टेक्निकल टीम की जरूरत पड़ेगी कुछ। शिवानी पाल ने लिखा है हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कोई टेक्निकल टीम से आ सकता है क्या? ये नहीं काम कर रहा ना, देखो। सो हमारे आंसर फाइनली निकल के आएंगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, है ना। मैंने आपसे पूछा कि अगर दो ऑप्शंस हैं तो फिर क्या आंसर निकल के आता है। आगे 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 आगे, बस ये। हम्म। ओके, सॉरी फॉर द डिले। और हम किंगडम मोनेरा में हमें पढ़ना यू बैक्टीरिया। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये था कि अगर मोनेरा वाज द नाइट वाज नॉट द आंसर, देन आपको प्रोकैरियोट्स को किस किंगडम में रखना है। और उस बेस पे आप सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे किंगडम का नाम आएगा आर्की बैक्टीरिया। दिस इज आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, है ना। अगर आप इनके डोमेन पूछे जाएंगे तो फिर यहाँ पे आंसर आर्किया था और यहाँ बैक्टीरिया। इवन ये भी क्वेश्चन है कि एज पर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स
आर प्लेस्ड अंडर, देन उसमें है 2 डोमेन 2 किंगडम। राइट आंसर है 2 डोमेन और 2 किंगडम के अंदर प्रोकैरियोट को रखा गया, अगर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कंसिडर करते हैं तो। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपको देखना है। हालांकि हमें आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही फॉलो करना है, तो उसमें कोई टेक्निकल इशू ऐसा है नहीं। किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स आते हैं, और प्रोकैरियोट के कैरेक्टर्स भी हमने ब्रीफ में डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। सेल वॉल अगर है तो पेप्टाइडोग्लाइकेन और अमाइनो एसिड्स की बनी होगी, इफ प्रेजेंट, बिकॉज देयर आर फ्यू प्रोकैरियोट जहां पे सेल वॉल नहीं है। देन इसके बाद जो मेजर आएगा वो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जिसमें आपने प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी और भी बहुत सारे पढ़े होंगे। तो ये जो भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। थर्ड कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ राइबोसोम आएगा, बिकॉज राइबोसोम्स साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की, तो राइबोसोम्स तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, बट इन प्रोकैरियोट राइबोसोम्स आर ऑफ 70s टाइप। न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है, प्रोकैरियन, प्रोकैरियोट बना है प्रो और कैरियन से, सो प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन फॉर न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। एंड लास्ट में अगर सेल डिवाइड करता है, बिकॉज प्रोकैरियोट भी सिंगल सेल के हैं, डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, देन सेल डिवीजन इज एमाइटोटिक टाइप। सेल डिवीजन क्या होगा? एमाइटोसिस कहलाएगा। रिप्रोडक्शन के सेंस में उसी को हम बाइनरी फिशन कहते हैं। प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल में ये 2 टाइप के बैक्टीरिया हो गए, वन इज आर्की बैक्टीरिया एंड अनदर वन इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया 2 तरीके से लिया जाता है, यू बैक्टीरिया इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट, आर्किया इन टर्म्स ऑफ एंसिएंट। आर्की बैक्टीरिया मींस एंसिएंट बैक्टीरिया, जो इवोल्यूशन में पहले बने होंगे। फिर यू बैक्टीरिया आ गए जो एडवांस बैक्टीरिया हैं। हालांकि आर्किया और यू बैक्टीरिया की जो एंसेस्ट्रल लाइंस हैं वो अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि आर्की से यू बैक्टीरिया बने। आर्किया का एक अलग लाइन है और एक यू बैक्टीरिया का अलग, जो आपने फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ा था पिछली क्लास में, तो उसमें हमने इस चीज को देखा था। तो अब हमें इसमें से आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को आपको पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है। पहले हम यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, बिकॉज यू बैक्टीरिया इन जनरल है। यू बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं। यू बैक्टीरिया में नॉर्मल बैक्टीरिया जो आप यूज करते हैं, सेप्रोट्रॉफ या पैरासिटिक, वो भी हैं। साइनोबैक्टीरिया भी एक तरीके के यू बैक्टीरिया हैं। माइकोप्लाज्मा भी यू बैक्टीरिया में आते हैं। जो माइसीलियल बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, वो भी इसी में आते हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर आप यू बैक्टीरिया में देखेंगे तो आर्की बैक्टीरिया को छोड़ के बस अब यू बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया में आप मेथनोजन, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल्स, इन सब की स्टडी करते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया इज टेक्निकली डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया, है ना। कुछ प्रोटीन्स का चेंज है, कुछ जीनोम का चेंज है, तो हम उन दोनों को भी देखेंगे कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले यू बैक्टीरिया पढ़ना है, बिकॉज बैक्टीरिया का जर्नल अकाउंट, मोनेरा या प्रोकैरियोट का जर्नल अकाउंट हमें यू बैक्टीरिया के रेफरेंस में पढ़ना है, तो इसलिए यू बैक्टीरिया दिया है। अगर आप यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, दीज आर ट्रू बैक्टीरिया। सो यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, कॉस्मोपॉलिटन। यस, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया सर्वव्यापी, फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह है, इवन फंगी के लिए भी ये वर्ड यूज करेंगे, कॉस्मोपॉलिटन। अर्थ में ऑलमोस्ट हर एक पॉसिबल लोकेशन पे बैक्टीरिया और फंगी माइक्रोब हैं। जैसे कहा जाता है कि भगवान हर जगह है, उस तरीके से आप कह सकते हैं कि यस, जो माइक्रोब्स हैं वो भी हर जगह हैं। सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा था? तो ये डिस्कवरी आपको सेल वाले चैप्टर में मिल जाएगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। इन्होंने बैक्टीरिया को देखा था, अपने ही माउथ में जो स्कम है, जो टार्टर है, उसी को माइक्रोस्कोप से स्टडी किया और उसमें कुछ मूव करते हुए स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। बिकॉज मूवमेंट एनिमल का कैरेक्टर था, तो ये एनिमल से बहुत टाइनी ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे हैं, एनिमल्स के बेबी के जैसे हो गए। लाइक इन्होंने नाम यूज कर लिया एनिमल क्यूल। सो पहला जो वर्ड आया था कि बैक्टीरिया के लिए, दैट वाज एनिमल क्यूल, और वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले देखा था। तो ये डिस्कवरी, क्योंकि एनसीईआरटी में है, आप इसको याद कर लीजिए, है ना। तो ये बैक्टीरिया के बारे में हो गया। अब बैक्टीरिया के अलग अलग शेप हैं, अलग अलग साइज हैं। हालांकि साइज एज सच हमें माइक्रोमीटर में होगा, साइज माइक्रोस्कोपिक है, साइज हमें फिगर वाइज नहीं याद रखना कि किस बैक्टीरिया का क्या है, बट ये हो सकता है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है और लार्जेस्ट कौन सा होता है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके लिए बस हमारा यही रहता है कि स्मॉलेस्ट क्या और लार्जेस्ट क्या। पहली बार किसने देखा, बस वो डिस्कवरी है।
आगे किसने क्या स्टडी किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो साइज एंड शेप, कि बैक्टीरिया का साइज क्या है और बैक्टीरिया का शेप क्या है। साइज क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है तो माइक्रोमीटर में ही आएगा, और अगर बड़ा हो जाएगा तो उसी प्रोपोर्शन में माइक्रोमीटर में आप बड़ा कंसिडर कर सकते हैं। और शेप अलग अलग टाइप के होते हैं, इनको देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट कम्स टू, ये शेप लिखा हुआ है, हालांकि साइज और शेप हम यहीं पे करते हैं इसको, है ना। क्या क्या हो सकता है, ओके सबसे पहले क्या है, जैसे कॉकस है। कॉकस कैसे होते हैं, दीज आर स्फेरिकल बैक्टीरिया। ओके कॉकस कैसे हैं, स्फेरिकल है। जैसे ये कॉकस हो गया, दिस इज कॉकस। स्फेरिकल बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे, कॉकस कहलाते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। ओके अभी आप लोग ये रिफ्रेश करने का चल रहा है ना। चलो जल्दी से कंप्लीट करो उसे, और सब लोग इस पे फोकस करते हैं। सो कॉकस कैसे होते हैं, दीज आर स्फेरिकल बैक्टीरिया। अब जैसे यहां पे भी है कि अगर हम इसको अलग अलग ले जाएं, मान लीजिए ये सिंगल बना हुआ है तो ये क्या बन गया, दिस विल बी मोनो कॉकस। अगर मान लीजिए हमने दो बना दिए होते स्फेरिकल बैक्टीरिया तो ये बन जाएगा डिप्लोकॉकस। जैसे आगे आप डिप्लोकॉकस निमोनी पढ़ेंगे कि निमोनिया का बैक्टीरिया जो है वो डिप्लोकॉकस निमोनी कहलाता है। तो इस तरीके से आएगा। अगर आप चेन में बना देंगे तो ये स्ट्रेप्टोकॉकस बन जाएगा। लाइक अगर चेन में है तो क्या कहलाएगा, स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो चेन के लिए यूज कर रहे हैं। कॉकस स्फेरिकल है, सो मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस। इसी तरीके से चार होंगे तो टेट्राकॉकस। तो ये सब नाम आ जाएंगे। बट ये सब कैसे बैक्टीरिया है, स्फेरिकल बैक्टीरिया है। इन्हें आप कॉकस बोलेंगे, प्लूरल इनका कॉकाई कहलाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर रॉड शेप बैक्टीरिया है तो वो बैसिलस कहलाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए रॉड शेप में ये, अगर आप एक फ्लैट रॉड के जैसा बैक्टीरिया बनाए तो ये सिंगल बना हुआ है तो ये बन गया मोनोबैसिलस, है ना। इसको आप क्या लिखेंगे, दिस इज मोनो बैसिलस। अगर मान लीजिए इसको भी आपने चेन में बना दिया तो ये बन जाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलस। जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस था वैसे स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टो मतलब चेन और बैसिलस मतलब रॉड शेप। तो रॉड शेप बैक्टीरिया अगर होगा तो वो स्ट्रेप्टोबैसिलस कहलाएगा, है ना। इवन दो बनाएंगे तो डिप्लोबैसिलस हो जाएगा। तो मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस ये वर्ड आ जाएंगे। बट बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया है। विब्रियो आप जानते ही हैं, विब्रियो कॉमा शेप होता है, एक कॉमा के जैसा बना सकते हैं इसको, लाइक दिस। इसमें फ्लैजिला भी होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया होगा तो वो विब्रियो कहलाएगा, है ना। तो विब्रियो इज द कॉमा शेप। स्प्रिंग के जैसा बनाएंगे, स्पाइरल आ जाएगा, स्पाइरुलम, है ना, लाइक दिस। ये बैक्टीरिया है। तो अगर स्प्रिंग के जैसा होगा तो फिर फ्लैजिला इस पे भी हो सकते हैं, ये फ्लैजिला है, दोनों एंड पे भी हो सकते हैं। तो स्प्रिंग के जैसा हो जाएगा तो स्पाइरुलम हो जाएगा। फोर जो कॉमन शेप है वो कॉकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरल, इस तरीके से आ सकते हैं। स्फेरिकल, रॉड शेप, कॉमा शेप, स्प्रिंग लाइक, है ना। तो अलग अलग शेप हो सकते हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। ये बेसिकली एनसीईआरटी में ये चार ही शेप दिए हैं। अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम आपकी बुक का ही है। कॉकस मतलब स्फेरिकल बैक्टीरिया, बैसिलस मतलब रॉड शेप, स्पाइरुलम में फ्लैजिला दिखाए गए हैं, विब्रियो में यहाँ फ्लैजिला नहीं दिखाया गया बट विब्रियो में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ना। तो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। लाइक ये क्लस्टर में है तो अलग हो जाएगा, ये अलग अलग बने हुए हैं। तो कॉकस, बैसिलस, स्पाइरल, विब्रियो ये हो सकते हैं। बाकी अगर जैसे पीछे भी ये लिखा था यहाँ पे, ये दो अलग अलग शेप और भी हैं, लाइक फिलामेंटस। अगर एक फिलामेंट के जैसे बैक्टीरिया बनाए, लाइक ये एक ही है तो ये बन जाएगा फिलामेंट के जैसा है तो ये फिलामेंटस हो जाएगा। और एक नाम लिखा था अभी प्लियोमॉर्फिक।
प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है नॉट ऑफ डेफिनेट शेप। अगर कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, प्लियोमॉर्फिक कहलाएगा। तो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, कॉकस मतलब स्फेरिकल, बेसिलस रॉड शेप, विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरलम स्प्रिंग शेप स्पाइरल होगा, फिलामेंटस एक फिलामेंट के जैसा होगा, एंड देन प्लियोमॉर्फिक दैट इज ऑफ नॉट डेफिनेट शेप। तो ये आ जाएगा। दीपांशु ने पूछा है सर पैलिसेड इज द ग्रुप ऑफ बेसिलस बैक्टीरिया। पैलिसेड को अगर आप बनाएंगे तो पैलिसेड के लिए आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, लाइक रॉड शेप बैक्टीरिया हो और उनका स्टैक बनाएं इस तरीके से, एक के ऊपर एक, ऐसे हो सकते हैं। ये चेन में नहीं है, चेन में तो बनाते तो आप ऐसे बनाते है ना, चेन तो ये बनती, ये चेन है और ये स्टैक है। तो अगर आप स्टैक के जैसे बनाएंगे तो वो पैलिसेड कहलाएगा, है ना। तो पैलिसेड यस, ये बेसिलस टाइप का बैक्टीरिया है, बट आपको मैंने समझाने के लिए जैसे मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस पढ़ाए, तो डिटेल में इनके भी फर्दर अलग अलग टाइप्स हैं कि कॉकस अलग टाइप का है, फिर इस बैसिलस अलग टाइप के हैं, लेकिन इतना आपको जाना नहीं है। आपको एक जनरल जो बैक्टीरिया का शेप होता है कॉकस, बैसिलस, स्पाइरल, विब्रियो, फिलामेंटस, और अगर कोई शेप नहीं है तो आप उसे प्लियोमॉर्फिक कंसीडर करेंगे। अब मान लीजिए यहीं पे साइज की बात होती कि अमंग दीज 6 कॉकस से लेके प्लियोमॉर्फिक तक अगर हम बात करें तो साइज क्या आएगा, तो इन सब में सबसे छोटा क्या आएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉकस स्मॉलेस्ट है। अगर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करेंगे तो सबसे छोटा क्या होगा, कॉकस होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा, फिलामेंटस होगा। ये लार्जेस्ट है। तो अगर हम साइज, हमें ये नहीं पढ़ना कि किसका कितना साइज है, बट ये कि अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया देन कॉकस, और अगर लार्जेस्ट बैक्टीरिया आता है तो फिलामेंटस। आपको बस ये याद रखना है, क्लियर। अब इसमें से ये भी आता है कि क्या फ्लैजिला होगा या नहीं होगा। तो अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देखेंगे तो एनसीईआरटी के डायग्राम में ये बना हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी स्पाइरल होगा उसमें फ्लैजिला होगा ही, ऑलवेज वाला कोई केस नहीं है। या विब्रियो में एनसीईआरटी ने फ्लैजिला नहीं बनाया, बट जो कॉलरा का विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है वो तो फ्लैजिलेटेड होता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस मत समझिए कि स्पाइरल में बना हुआ है फ्लैजिला तो इट मींस कि स्पाइरल बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड ही होंगे, और विब्रियो में नहीं बना हुआ है तो विब्रियो नॉन फ्लैजिलेटेड ही होंगे। ये गलत हो जाएगा। ऐसी कोई आइडियोलॉजी डेवलप नहीं करनी कि एनसीईआरटी ने तो बना, ये तो नहीं लिखा एनसीईआरटी ने कि ऑल स्पाइरलम आर फ्लैजिलेटेड एंड ऑल विब्रियोज आर नॉन फ्लैजिलेटेड, या कॉकस में फ्लैजिला नहीं होता और बेसिलस में भी फ्लैजिला नहीं होता। बेसिलस में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कॉकस में फ्लैजिला नहीं होता, विब्रियो में फ्लैजिला होता है, स्पाइरुला में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फ्लैजिला को लेके यहां से ये माइंड में इमेज मत लेके आइए कि अगर स्पाइरल बना हुआ है तो फ्लैजिला होगा ही, और कॉकस, बेसिला और विब्रियो में एनसीईआरटी ने फ्लैजिला नहीं बनाया तो इसका मतलब नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जर्नलाइज है, एक जर्नल अकाउंट दे रखा है। यहाँ पे हम प्रॉपर डिटेल में नहीं जा सकते कि फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट नहीं है। बट अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इन जर्नल अगर हम बात करेंगे तो कॉकस बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता। जो स्फेरिकल वाले बैक्टीरिया हैं उनमें फ्लैजिला नहीं होता, दे आर डिवाइड ऑफ फ्लैजिला, है ना। ये इनमें फ्लैजिला नहीं होगा, है ना। बैसिलस में हो सकता है, नहीं हो सकता है, इट डिपेंड्स। स्पाइरुलम में हो सकता है, नहीं हो सकता है, डिपेंड्स। विब्रियो में हो सकता है, नहीं हो सकता है, डिपेंड। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ, कॉकस फ्लैजिलेटेड नहीं होते, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फरहीन ने लिखा था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लार्जेस्ट स्पाइरल नहीं होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, बिकॉज लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट ही होगा। ये तो ना कह सकते हो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट क्या है, एनसीईआरटी ने कोई लार्जेस्ट का नहीं दे रखा है। लार्जेस्ट जब आएगा तो ये, अगर यही 4 ऑप्शंस दे दिए जाए और फिर कहा जाए लार्जेस्ट कौन सा है, तो क्योंकि फिलामेंटस ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप इन चारों में अगर आप देखेंगे तो स्पाइरुलम बैक्टीरिया जो है वो बड़ा बन जाएगा, लेकिन वो इन चारों में हो सकता है। अदरवाइज लार्जेस्ट अगर आएगा तो फिलामेंटस, जो फिलामेंटस बैक्टीरिया है वही लार्जेस्ट होते हैं, है ना। ये इस तरीके से देखना है हमें। अपने लेवल पे
बॉटनी को पढ़ना है ना, ये हमेशा अपने माइंड में रखिए कि हमारा जो कंटेंट है हमें उसमें से ही चीजें करनी है, उससे आगे बहुत कुछ है वहां हम नहीं जा सकते। तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया अगर फिलामेंटस है, फिलामेंटस में मान लीजिए थायोथ्रिक्स होता है, बिगोशिया होता है, तो ये बैक्टीरिया सबसे बड़े बैक्टीरिया माने जाते हैं, बट ये बैक्टीरिया हमारे सिलेबस में तो नहीं है। ऐसे ही स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट, ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, बिकॉज अभी हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो यूजुअली आपको इनमें से आंसर देना होता है। तो मान लीजिए अगर ये ऑप्शन है तो आपने कहा कॉकस स्मॉलेस्ट होगा, बट एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा भी हम पढ़ेंगे कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है, और उसके रीजन भी पढ़ेंगे कि साइज और छोटा क्यों हो गया। बट अगर हम माइकोप्लाज्मा को हटा दें, जैसे मैंने अभी बोला कि यू बैक्टीरिया दो अलग अलग सेंस में यूज होता है, और आपको पेपर दिया जाएगा वो बताएगा तो नहीं बोल के कि इसमें हम क्या सेंस यूज कर रहे हैं। यू बैक्टीरिया को आप बैक्टीरिया मान के पढ़ रहे हो वो भी ठीक है, और यू बैक्टीरिया को आप सारे बैक्टीरिया में जो एडवांस ग्रुप है वो भी पढ़ रहे हो। एक तो ये मतलब ये हुआ कि आर्किया वर्सेस यू, आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट और यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया एडवांस बैक्टीरिया। और फिर जब आप यू बैक्टीरिया में अलग अलग देखते हो तो नॉर्मल बैक्टीरिया भी यू बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया भी यू बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा भी यू बैक्टीरिया है, और आगे भी जो है वो भी यू बैक्टीरिया है। तो जब उनको अलग अलग पढ़ते हैं तो अलग अलग आंसर आएंगे कि अगर माइकोप्लाज्मा को हम देखेंगे तो वो कैसा है। अब आप ये कहेंगे सर माइकोप्लाज्मा का शेप कौन सा है, तो कॉकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरल ये सब वहां अप्लाई नहीं होते, जबकि माइकोप्लाज्मा है तो बैक्टीरिया ही ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम कहां कितनी बात को यूज कर रहे हैं, है ना। शेप के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, शेप का मतलब है ये नेम्स मेंशन होंगे, कॉकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरल, इनमें से अगर कुछ देखना है तो कॉकस स्मॉलेस्ट है, इन चारों में से स्पाइरल बड़ा हो गया, अगर फिलामेंटस दे रखा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना। दीपांशु कह रहे हैं सर स्मॉलेस्ट प्लियोमॉर्फिक होगा। अब ये आप अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो स्मॉलेस्ट का मतलब हो गया कॉकस, अगर हम इनमें से माने तो कॉकस प्लियोमॉर्फिक तो नहीं होता, कॉकस का तो शेप होता है। और अगर स्मॉलेस्ट को आप प्रोकैरियोट माइकोप्लाज्मा ले रहे हैं तो वहां पे माइकोप्लाज्मा की प्रॉपर्टी है कि वो प्लियोमॉर्फिक होता है, माइकोप्लाज्मा प्लियोमॉर्फिक होते हैं, माइकोप्लाज्मा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। तो ये चीजें मैं इसी तो आपको पढ़ा रहा हूं, इतना फोकस क्यों कर रहा हूं इस बात पे, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बड़ा सिंपल होगा, आप पता नहीं कौन कौन से लॉजिक्स लगाएंगे। लॉजिक केवल वो लगाने हैं जो हमारे कंटेंट के हिसाब से आते हैं, कि अगर हमें शेप के ऑप्शंस दिए गए हैं तो शेप के हिसाब से जाना है, अगर ऑर्गेनिज्म के ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से जाना है। शेप और ऑर्गेनिज्म को क्लस्टर नहीं करना है कि दोनों को मिक्स करके नया बना दिया। आप जो बनाने की कोशिश करोगे वो एक्चुअली क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा कि स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट कॉकस होगा या नहीं होगा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट को ऑर्गेनिज्म के हिसाब से ले रहे हैं और स्मॉलेस्ट को हम केवल शेप के हिसाब से ले रहे हैं दोनों चीजें एक ही किंगडम में, लेकिन फिर भी दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। यहां के हिसाब से कॉकस स्मॉलेस्ट है, फिलामेंटस लार्जेस्ट, फिलामेंटस नहीं ऑप्शन में है तो देखना पड़ेगा कि उसके हिसाब से लार्जेस्ट क्या है। स्पाइरलम हो सकता है लार्जेस्ट। फ्लैजिला किस में नहीं होता, कॉकस में नहीं होता, हालांकि फिगर के हिसाब से तो विब्रियो में भी नहीं है, बट विब्रियो में फ्लैजिला यूजुअली प्रेजेंट है। तो ये चीज कॉकस में फ्लैजिला नहीं होता तो कॉकस आप नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया में काउंट करेंगे। बैसिलस ऑप्शनल है, होता भी है नहीं भी होता। स्पाइरलम में फ्लैजिला है, आपको भी फिगर में दिखाया गया है। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि फ्लैजिला कहाँ है और कहाँ नहीं है। नहीं है का मतलब बनाया नहीं है, बाकी होने को हो सकता है ना। तो हमने शेप की बात की कि बैक्टीरिया का शेप और साइज क्या होगा। अब इसके बाद आती है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की। ये जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब यहां पे हो गया, हम बैक्टीरियम की बात कर रहे हैं कि अगर हम एक बैक्टीरिया लेते हैं तो एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये जो टॉपिक अभी आप पढ़ने वाले, ये एक्चुअली सेल वाले चैप्टर में दिया हुआ है। सेल द यूनिट एंड लाइफ जो चैप्टर है उसमें आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल समझाया गया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी ने उस चैप्टर में डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 8 ऑफ 11th एनसीईआरटी, उससे आप वो टॉपिक निकाल के यहां डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज हमें बैक्टीरिया को समझने के लिए उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक आता है सेल एनवेलप और उससे बनने वाली चीजें, उसके मॉडिफिकेशन, और दूसरा साइटोप्लाज्म
और साइटोप्लाज्म में जो भी इंक्लूड होता है, जो भी इंक्लूजन्स प्रेजेंट है, वॉट एवर साइटोप्लाज्म इंक्लूड्स, वो उन सबको हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना। एक अगर आप रफ बनाएंगे तो मैं आपको यही बना के दिखाता हूं कि अगर हम अपनी ड्राइंग में बनाएं तो ये एक बैक्टीरिया है फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब बैक्टीरिया में जैसे ये हो गया, फिर इसके बाद आप कलर चेंज कर सकते हैं, ये ले लेते हैं, इसके ऊपर एक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पूरी बाउंड्री पे होगा, हम सिर्फ इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, ये है ना, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, और उसके नीचे मान लीजिए हम पर्पल नहीं दिखाई देगा आपको, ये ले लेते हैं, फिर यहाँ पे ये और तीसरी लेयर है, ऐसे ये होगी, जो ऊपर थिक वाली लेयर है वो आप बना सकते हैं लाइक ये, तो ये 3 लेयर हो गए, दिस इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड, 1 2 3, ये 1 2 3 क्या है अभी हम देखेंगे। ये 1 2 3 मिलके सेल एनवेलप बनता है, सेल का ऊपर का हिस्सा बनेगा, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल का एनवेलप बनेगा, और इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस हो, मॉडिफिकेशंस आप क्या पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशंस लाइक कि इसमें हम कोई फ्लैजिला बना दें, है ना, और सरफेस पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे वो बन जाएंगे, है ना। तो ये हमारा 4th अगर है और ये हमारा 5th है, तो सेल एनवेलप में 1 2 3 आएगा और 4 और 5 उसके मॉडिफिकेशन में कंसिडर किए जाएंगे, है ना। क्या क्या चीजें हैं अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं आपको, तो मैंने जो फर्स्ट बनाया है दैट इज कॉल्ड, अभी आप उसको सेल कोट या सेल एनवेलप ही लिख लीजिए, है ना, ये ग्लाइकोकैलिक्स होगा, अभी हम जस्ट इसी को यहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर जो सेकंड चीज है वो सेल वॉल, जो थर्ड है वो सेल मेम्ब्रेन, जो 4 है दैट इज फ्लैजिला, और जो 5th पे है वो पिली एंड फिम्ब्री, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, जो डिफरेंसेस है वो हम कंसिडर कर लेंगे। सो 1 2 3 4 5 ये क्या है, सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन, 1 2 3 सेल एनवेलप है, तीनों को मिला के आप सेल एनवेलप यूज करेंगे, और 4 और 5 में जो दे रखा है वो उसके मॉडिफिकेशन में काउंट हो जाएगा, है ना। अंदर जो भी बचा लाइक दिस वन, ये जो भी कुछ है, अगर हम इसकी बात करेंगे ये हमारा हुआ साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में जो भी चीजें आएंगी वो उसके इंक्लूजन्स बन जाएंगे, सो साइटोप्लाज्म एंड इट्स इंक्लूजन्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि साइटोप्लाज्म और उसके इंक्लूजन्स क्या क्या हैं, तो ये आपके अंदर आ जाएगा। इंक्लूजन्स में अलग अलग हैं, हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हमारा आएगा सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस। क्लियर, सेल एनवेलप मैंने बताया आपको 3 पार्ट्स आएंगे, सबसे बाहर जो आएगा वो ग्लाइकोकैलिक्स है, आफ्टर दैट सेल वॉल, नेक्स्ट टू दैट सेल मेम्ब्रेन, 2 मॉडिफिकेशन है फ्लैजिला एंड पिली और फिम्ब्री, एंड बाद में साइटोप्लाज्म और उसके इंक्लूजन्स। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, है ना, दैट इज, ये प्रॉपर एनसीईआरटी की इमेज है। अगर आप यहां से देखना चाहेंगे तो बैक्टीरिया एक्चुअली आपको एक ऐसा दिखाई देगा, ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया हुआ है, एक रॉड के जैसा बना हुआ है, फ्लैजिला भी दिख रहे हैं इसमें, है ना, ये फ्लैजिला हो गया ना, ये हमारा वाइट है ना, इसको हम रेड ले लेते हैं, ये हमारा 5th नंबर पे फ्लैजिला था, वो हो गया। 4th नंबर पे हमने पिली और फिम्ब्री लिखा था, ये वो हो गया। 1st नंबर पे ये था कैप्सूल, 2nd नंबर पे सेल वॉल, और 3rd नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे 5 पार्ट जो सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशंस में आते हैं ये वो है। बाकी ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के इंक्लूजन में राइबोसोम्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्लाज्मिड हो गया, है ना, और जो इंक्लूजन बॉडीज हैं हम इनको भी पढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीजें दी गई है। तो एक ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक हमारी सिलेबस की इमेज क्या है ना। बायो में कई बार ऐसा होता है कि इमेज को लेके भी क्वेश्चंस होते हैं, एक फिगर दे दिया, उसमें आपको XYZ लिख दिया और कहा गया कि ये XYZ क्या डिनोट करते हैं। तो जो भी फिगर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो भी आपको माइंड में रखने हैं कि अच्छा मुझे एनसीईआरटी ने ऐसे दिखाया है इस स्ट्रक्चर को,
और ये स्ट्रक्चर इस नाम से जाना जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इमेज ली गई है ना। कम्स टू सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ये फर्स्ट हेडिंग है। सेल एनवेलप एक कॉम्प्लेक्स है, एक बेसिकली डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स का कॉम्प्लेक्स है, किसका बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ है। और ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे क्या आएगा, सेल वॉल, और उसके नीचे क्या आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तीन चीजों से मिलकर सेल एनवेलप बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल एनवेलप के कंपोजिशन के बेस पे हम बैक्टीरिया को दो में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना, ये भी याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो अगर आप सेल एनवेलप के बेस पे डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया की स्टेनिंग की थी, बैक्टीरिया दिखाई कैसे देगा, तो ग्राम स्टेनिंग बेसिकली कहलाती है। और जो ग्राम स्टेन को लेते हैं वो बन गए ग्राम पॉजिटिव, जिनमें स्टेनिंग नहीं है वो बन गए ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आपको क्रिश्चियन ग्राम के स्टेनिंग पर्पस से लेनी है, आगे हम स्टेनिंग पर्पस को भी ब्रीफ में देखेंगे। फिलहाल ये है कि केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और सेल एनवेलप तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड वन इज द सेल वॉल एंड थर्ड वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और कैलिक्स का मतलब होता है बाहर, आउटर। आपने कैलिक्स और मेडुला ये वर्ड बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, बायो में, बॉटनी, जूलॉजी दोनों जगह दिया हुआ है। रीनल कैलिक्स, रीनल मेडुला, है ना। अगर बात करेंगे तो आपने रीनल यानी किडनी के लिए भी कैलिक्स और मेडुला पढ़ा हुआ है। फ्लावर में भी आपने कैलिक्स पढ़ा है कि फ्लावर में सबसे बाहर की जो वर्ल होती है वो कैलिक्स कहलाती है। तो कैलिक्स का मतलब होता है आउटर, जो बाहर वाली वर्ल होती है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स केमिकल है तो वो केमिकल क्या है, दैट इज पॉलीसैकेराइड। ग्लाइको वर्ड यूज किया जाता है पॉलीसैकेराइड के लिए। सो ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना हुआ है, ये पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है। हालांकि यहाँ पे कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, मींस अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट है। सो इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड एज वेल एज अमाइनो एसिड्स। ग्लाइकोकैलिक्स में दोनों चीजें होती हैं, ग्लाइको के साथ अगर लिपिड्स है तो ग्लाइकोलिपिड, और अगर ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन है तो ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स दोनों को मिला के ग्लाइकोकैलिक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लाइको वर्ड उसके लिए आएगा, बाहर की तरफ प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कैलिक्स। और नाइट्रोजनस सब्सटेंस अमाइनो एसिड्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे। अब बात यह आती है कि ग्लाइकोकैलिक्स किस फॉर्म में है। अगर इसको फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए, केमिस्ट्री तो हो गया, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स। अगर इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे तो इट मे बी विस्कस जेली लेयर, एक विस्कस जेली के जैसा होगा, एक लूज शीट बन जाएगा तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। और अगर ये हार्ड है, रिजिड है, टफ है, थिक है तो इसको क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बनेंगे, है ना। ग्लाइकोकैलिक्स सेम है। आप मान लीजिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दो फॉर्म में प्रेजेंट है, एक कहलाता है स्लाइम लेयर और एक बन जाएगा कैप्सूल, है ना। अगर विस्कस जेली के जैसा है तो कहलाएगा स्लाइम लेयर। अगर ये हार्ड है, थिक है, टफ है तो ये कहलाएगा कैप्सूल। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ, दोनों की केमिस्ट्री एक ही है, केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। दोनों के अलग अलग फंक्शन हैं कि अगर स्लाइम लेयर है तो क्या करेगी, ये डेसिकेशन से बचाएगी। डेसिकेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर, कि ड्राई हो गया तो बैक्टीरिया ड्राई ना हो पाए, बिकॉज बैक्टीरिया फंगी बोथ आर मॉइस्चर लविंग। बैक्टीरिया ड्राई इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं करते, उन्हें वाटर कंटेंट चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट कि बैक्टीरिया की बॉडी ड्राई ना हो जाए, उसको डेसिकेट ना हो पाए, डेसिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए वो स्लाइम लेयर इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रिएंट का लॉस भी वाटर के साथ हो सकता है, तो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट एज वेल एज डेसिकेशन, इससे बचाने के लिए क्या है, स्लाइम लेयर प्रेजेंट है। और अगर हम कहें कि बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस या एंटीबायोटिक से हमें कोई रेजिस्टेंस चाहिए तो दैट इज बिकॉज ऑफ हार्ड या थिक लेयर, जिसको हम कैप्सूल बोल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं बट फिर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। तो बैक्टीरिया अगर एंटीबायोटिक की प्रेजेंस को टॉलरेट कर पा रहा है देन बिकॉज ऑफ कैप्सूल। या हमारी WBC का काम है कि किसी फॉरेन सब्सटेंस, किसी एंटीजन को
फैगोसाइटोसिस से डिस्ट्रॉय करना। तो अगर WBC फैगोसाइटोसिस के बाद भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, देन उसका रीजन भी कैप्सूल होगा। कैप्सूल यूजुअली कहां प्रेजेंट होता है? इन पैरासिटिक फॉर्म, बिकॉज ये पैरासिटिक एडॉप्टेशन है। पैरासाइट को होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेना है, होस्ट की बॉडी को डिजीज कॉज करना है, तो होस्ट से बचने के लिए नेचर ने उसको कैप्सूल दिया। उस फॉर्मेट में वो दोनों काम कर सकता है। अब यहां से एक एग्जांपल आप अगर 12th की बुक का लेना चाहें तो ले सकते हैं। वहां पे एक जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो वहां पे एक नाम दे रखा है, दैट इज डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये बैक्टीरिया है। इसको आप स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी कह सकते हैं। बस डिफरेंस क्या आएगा, अभी आपको मैंने इसीलिए ये दोनों चीजें समझाई थी। कॉकस का मतलब है स्फेरिकल और डिप्लो का मतलब दो, स्ट्रेप्टो का मतलब चेन। अगर दो कॉकस बैक्टीरिया एक साथ होंगे तो ये बन गया डिप्लोकोकस। अगर चेन में कॉकस बैक्टीरिया एक साथ होंगे तो ये बन गया स्ट्रेप्टोकोकस। जैसे आप अगर मीडिया में, टीवी में या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे किसी मैगजीन में, तो वहां लिखा होता है न्यूमोकॉकल वैक्सीन। निमोनिया के अगेंस्ट में जो वैक्सीन दी जाती है वो न्यूमोकॉकल है। न्यूमोकॉकल का मतलब है निमोनिया कॉज करने वाले कॉकल बैक्टीरिया। अब कॉकल में चाहे वो डिप्लोकोकस हो, मोनोकोकस हो, स्ट्रेप्टोकोकस हो, स्टेफाइलोकोकस हो, बस कॉकस होना इंपॉर्टेंट है कि दोज आर स्फेरिकल बैक्टीरिया कॉजिंग निमोनिया इन ऑर्गेनिज्म। तो न्यूमोकॉकल वैक्सीन निकल के आ गया। तो न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया जो था, डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया गया था। और वहां ये कहा गया कि ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कुछ डिजीज कॉज करते हैं और कुछ नहीं डिजीज कॉज करते हैं, है ना। दीपांशु ने लिखा था सर कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स एक्सप्लेन अगेन। ग्लाइकोकैलिक्स बेटा कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड्स का बना है, सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट, और नाइट्रोजनस सब्सटेंस की फॉर्म में अमाइनो एसिड्स। तो दो चीजों से बना है, पॉलीसैकेराइड एज वेल एज अमाइनो एसिड्स। इतना ही आपको केमिकल कंपोजिशन में पढ़ना है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो जो भी बना है, बाहर की लेयर वो हार्ड है, थिक है, तो कैप्सूल। अगर विस्कस जेली लाइक है तो उसके हिसाब से आप मान सकते हैं स्लाइम लेयर। इतना ही, जैसे वैसलीन अप्लाई कर लिया तो बन गया विस्कस जेली लाइक। और अगर आप कहें कि मैंने एक रबर का मोटा सा ग्लव्स पहन लिया हाथ के ऊपर, तो वो बन गया थिक एंड टफ लेयर। दोनों ही केस में आपकी स्किन को, आपके हाथ को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, चाहे आप वैसलीन अप्लाई कर लीजिए, चाहे रबर का एक मोटा सा ग्लव्स ले लीजिए। हालांकि दोनों की प्रॉपर्टी फिजिकली अलग अलग हो सकती है, हालांकि रबर और वैसलीन दोनों केमिकली भी अलग है, यहां ऐसी कोई बात नहीं हो रही। पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड दोनों ही जगह हैं, चाहे वो कैप्सूल हो या चाहे वो स्लाइम लेयर हो। बस इंपॉर्टेंट ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर वो लूज शीट है, विस्कस जेली लाइक है, देन स्लाइम लेयर। हार्ड, थिक, टफ स्ट्रक्चर है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। रानी देवी ने लिखा था सर मैं हैव स्लाइम लेयर और मैं हैव कैप्सूल। दोनों हो सकते हैं बेटे, ऑप्शनल है ये, है ना। ये लिखा है ना, इट मे बी। जैसे कुछ बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम लेयर होगी तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल होगा, दोनों एक साथ नहीं है, इट फिजिकली डिफरेंट फॉर्म में है ना। मान लीजिए मैं ये कहूं कि मुझे सिर्फ पानी चाहिए, अब किसी टाइम पे मुझे लिक्विड चाहिए पानी, और किसी टाइम पे मुझे सॉलिड स्टेट में वाटर चाहिए, किसी टाइम पे मुझे जो है वो गैस स्टेट में चाहिए। है तो केमिस्ट्री के हिसाब से वाटर, फिजिकल स्टेटस अलग अलग है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे यहां भी है कि फिजिकली वो स्लाइम लेयर हो या कैप्सूल हो, केमिकली वो एक ही है, पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब फिजिकली अलग अलग होगा तो कहां अलग अलग है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको 12th की एनसीईआरटी से ले रहा हूं। ये 12th की एनसीईआरटी में बैक्टीरिया का नाम लिखा है डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और इसमें आपको पढ़ाया जाता है कि ये बैक्टीरिया दो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करेंगे तो ये दो है, एक कहलाता है आर स्ट्रेन और एक कहलाता है एस स्ट्रेन। आर और एस का मतलब क्या है? आर का मतलब है कि ये रफ कॉलोनी बनाएगा और एस का मतलब है ये स्मूथ या शाइनिंग कॉलोनीज बनाएगा। आर एंड एस का मतलब यहां पे क्या है
कि रफ कॉलोनी बन रही है या स्मूथ या शाइनिंग कॉलोनीज बन रही है। तो ये एक डिफरेंस आ गया कि भाई दोनों के केस में क्या चीज है। अब ये कहा जाए कि अगर ये बैक्टीरिया आर और एस फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये क्यों प्रेजेंट है, क्यों आर वाला रफ कॉलोनी बना रहा है, क्यों एस वाला स्मूथ या शाइनिंग कॉलोनीज बना रहा है, उसका रीजन आपको यहां से मिलेगा। उसका रीजन ये कि रफ कॉलोनी तभी बनती है जब बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम लेयर होती है, स्मूथ और शाइनिंग कॉलोनी तभी बनती है जब बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है ना। तो अगर हम इसका रीजन देखेंगे कि वाई इट इज आर, तो ये आर इसलिए है क्योंकि ये स्लाइम लेयर बना है, ये एस क्यों है क्योंकि ये कैप्सूल या हार्ड या थिक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगर डिप्लोकोकस निमोनी का आर स्ट्रेन है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, स्लाइम लेयर होगी। अगर इसका एस स्ट्रेन है तो उसमें बेसिकली क्या रहा होगा, उसमें कैप्सूल प्रेजेंट होगा। ये डिफरेंस आ जाते हैं। बाकी आप पढ़ते हैं कि आर वाला डिजीज कॉज नहीं करता, आर वाला जो है वो नॉन पैथोजेनिक होता है, एस वाला डिजीज कॉज करता है, वो पैथोजेनिक होता है। जैसे नीचे लिखा है कि पैथोजेनिक होगा मींस डिजीज कॉज करेगा, तो कैप्सूल में भी लिखा हुआ है कि यूजुअली प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। तो पैरासिटिक फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है, सेम रीजन है, नेचर ने उसको स्मूथ, ये नेचर ने उसको शाइनिंग कॉलोनीज बनाने के लिए उसे कैप्सूल की फॉर्म दे रखी है, इसलिए वो डिजीज भी कॉज कर लेता है। एज ए पैरासाइट वो माइस के अंदर सर्वाइव करता है और निमोनिया कॉज करता है। तो जैसे यही था कि अगर एनसीईआरटी को देखोगे तो ग्लाइकोकैलिक्स और ये सब चीजें दे रखी हैं सेल चैप्टर में, होता मोनेरा के अंदर यानी बैक्टीरिया में है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल 12th की एनसीईआरटी में प्रिंस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक ही चीज को अलग अलग जगह बिखेर रखा है, आपको क्या करना होता है, उसको समेटना होता है कि मुझे एक ही चीज के बारे में जितना भी कुछ 11th 12th मिला के पढ़ना है वो सब मेरा एक जगह आ जाए, सो दैट मुझे ये तो पता चले कि ठीक है मुझे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ग्लाइकोकैलिक्स की डिटेल कितनी पढ़नी है, वरना तो आप कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ते रहोगे। जब ये पढ़ोगे तो वो भूल जाओगे, वो पढ़ाऊंगा तब तक ये भूल जाओगे, और ये बिल्कुल नहीं होना है ना। अगर मैंने आपको कोई चीज पढ़ा दी है तो भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। ये मुझे पसंद नहीं है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप मेरा आंसर ना कर पाए। मैं आपसे अगर यही चीज एक हफ्ते 10 दिन के बाद पूछूं और फिर आप आंसर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप रिवाइज नहीं करते। तो रिवीजन करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। और आगे जितनी भी आ आएगा आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा मेरे साथ ही कि भाई आगे भी कभी ग्लाइकोकैलिक्स आएगा, आगे फिर आप जेनेटिक्स में डिप्लोकोकस निमोनी और इन सब के बारे में पढ़ोगे तो ये आ जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो एस वाला बैक्टीरिया है जो स्मूथ या शाइनिंग कॉलोनी बना रहा है वो डिजीज कॉज कर रहा है तो पैथोजेनिक, डिजीज से डेथ हो रही है तो वायरुलेंट, वायरुलेंस का मतलब है डेडली। तो डेडली कौन सा है, आर स्ट्रेन वाला डिप्लोकोकस निमोनी। क्यों डेडली है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। आर वाला डेडली नहीं है, डिजीज कॉज नहीं कर रहा, डेथ भी नहीं हो रही, तो नॉन पैथोजेनिक हो गया, ए वायरुलेंट हो गया, और उससे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि वहां स्लाइम लेयर प्रेजेंट है, इसलिए कोई ऐसा केस आता नहीं है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी कैप्सूल प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड कहलाएगा, है ना। अगर कहीं लिखा है कि ये बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है इट मींस कि कैप्सूल प्रेजेंट है, कहीं लिखा है कि ये नॉन कैप्सुलेटेड है तो उसका मतलब स्लाइम लेयर प्रेजेंट होगा, है ना। नॉन कैप्सुलेटेड का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है, नॉन कैप्सुलेटेड का मतलब है कैप्सूल नहीं है, तो फिर अल्टरनेटिवली क्या प्रेजेंट होगा, स्लाइम लेयर होगा। अगर बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स है तो दोनों में से कोई ना कोई चीज तो होगी, कैप्सूल था तो कैप्सुलेटेड, कैप्सूल नहीं था तो हम नॉन कैप्सुलेटेड वर्ड यूज कर लेते हैं, है ना। तो सबसे बाहर की लेयर किस चीज की बनी है, ग्लाइकोकैलिक्स की, जो केमिकली पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है ना। कैप्सूल, ये ग्लाइकोकैलिक्स के बाद अंदर की तरफ सेकंड लेयर क्या आएगी, दैट सेकंड लेयर इज द सेल वॉल। कैप्सूल के नीचे अंदर क्या आएगा, सेल वॉल आएगा। इनर टू कैप्सूल देयर इज सेल वॉल। सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर होता है तो जो शेप प्रोवाइड करने का काम होता है वो सेल वॉल का होता है, चाहे प्लांट सेल में सेल वॉल हो या किसी बैक्टीरिया या प्रोटिस्ट में सेल वॉल हो। सेल वॉल का पर्पस हमेशा क्या रहता है, इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। अगर कॉकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरल, फिलामेंटस ये शेप एग्जिस्ट करते हैं देन दे ऑल बिकॉज ऑफ द सेल वॉल, है ना। सेल वॉल एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी दे रही है बैक्टीरिया को जिससे वो कोलैप्स ना कर जाए, जिससे वो बस्ट ना कर जाए। जैसे आप आगे कभी, अब ये बस्ट ना कर जाए फ्रॉम बस्टिंग, तो इसका मतलब कैसे निकालोगे, तो वो आपको किसी और चैप्टर का रेफरेंस लेना है। आपने पहले पढ़ा होगा तो प्लांट फिजियोलॉजी में प्लाज्मोलिसिस पढ़ाया गया है आपको,
कि अगर हम बैक्टीरिया पे सॉल्ट या शुगर डाल देंगे तो उसकी लाइसिस हो जाएगी, क्योंकि पानी सारा बाहर निकल आएगा। उल्टा इमेजिन करिए, अगर बैक्टीरिया को किसी डिस्टिल वाटर में रख दिया गया तो एंडोस्मोसिस से पानी जाएगा। अगर एंडोस्मोसिस से पानी जाएगा तो बैक्टीरिया स्वेल करेगा। स्वेल करने का मतलब ये नहीं कि वो तोड़ के बाहर निकल जाएगा, तोड़ नहीं सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या कर रही है? ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है कि बैक्टीरिया बस्ट ना करे। अगर बैक्टीरिया कैसे इसी ऐसे एनवायरनमेंट में फंस गया जहां पे पानी अंदर आना है, एंडोस्मोसिस होनी है और वो रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि सेल वॉल किसी को रोकती नहीं है। सेल वॉल परमिएबल होती है। अगर परमिएबल है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट सब अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है, जैसा भी ग्रेडियंट होगा वैसा वर्क करेगा। तो बस्ट ना कर जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोलैप्स ना कर जाए, प्लाज्मोलिसिस ना हो जाए और बस्ट ना कर जाए। एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस दोनों के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेल वॉल की इंपॉर्टेंस है। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, दैट इज अ पॉलीसैकेराइड। उसको आप म्यूरेन भी कह सकते हैं, उसको म्यूकोपेप्टाइड भी कह सकते हैं। ये इसकी केमिस्ट्री क्या है? दिस इज पॉलीसैकेराइड। ये एक कार्बोहाइड्रेट है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, सबसे ज्यादा वर्ड यही यूज करते हैं कि बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। हम इसे म्यूरेन या म्यूकोपेप्टाइड भी कह सकते हैं। अगर ये पॉलीसैकेराइड है तो उसकी यूनिट्स भी होंगी। इट इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स, वन इज NAG और NAM। इनकी ऑल्टरनेटिव रिपीटिंग यूनिट्स होंगी n नंबर ऑफ। NAG क्या है? NAG इज N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और NAM क्या है? N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। So NAG, NAM, NAG, NAM, NAG, NAM, NAG, NAM like this, कि NAG और NAM का एक ऑल्टरनेटिंग रिपीटिंग यूनिट्स आएगा और इनके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलके जो पॉलीसैकेराइड बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? पेप्टाइडोग्लाइकेन कहलाएगा। जैसे आप पॉलीमर मोनोमर पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, तो मोनोमर क्या है? NAG और NAM। क्योंकि अमीन है इसका मतलब नाइट्रोजन होगा। ग्लूकोसा अमीन लिखा है तो ग्लूकोज के साथ अमीन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन होगा ना, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के डेरिवेटिव्स होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अमीन आ रहा है तो नाइट्रोजन भी होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पॉलीसैकेराइड भी कैसा है? इट ए नाइट्रोजन कंटेनिंग, N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन कैसा है? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है ना। और नाइट्रोजन किस फॉर्मेट में आ रही है? इन द फॉर्म ऑफ NAG। तो NAG NAM की रिपीटिंग यूनिट से जो पॉलीमर बनेगा, दैट पॉलीमर इज द पेप्टाइडोग्लाइकेन, और उससे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है ना। और इसके साथ साथ इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स भी होंगे। पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा, अपार्ट फ्रॉम पेप्टाइडोग्लाइकेन, देयर आर फ्यू अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स में भी नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, और उसके साथ साथ कुछ अमाइनो एसिड्स की भी प्रेजेंस होगी। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड तो हो गया, पेप्टाइडोग्लाइकेन हमें पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। NAG NAM इसकी रिपीटिंग यूनिट है। ऑल्टरनेटिंग होंगी, N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ऑल्टरनेटिवली आएंगी, और ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ ये मिलके बनाएंगे पॉलीसैकेराइड पेप्टाइडोग्लाइकेन, और उसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड। इसी चीज की, इसी सेल वॉल की स्टेनिंग करके क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को 2 में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव किस बेसिस पे दिए गए हैं? सेल वॉल स्टेनिंग के बेस पे दिए गए हैं ना। अगर हम ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव की बात करेंगे तो बैक्टीरिया को सेल वॉल के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल, या इसको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी तो ये ग्राम स्टेनिंग कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्राम्स स्टेनिंग। तो क्रिश्चियन ग्राम पर्सन का नाम है जिन्होंने बैक्टीरिया की स्टेनिंग की, और किस बेसिस पे की? सेल वॉल के बेस पे की।
ये डिफरेंस क्रिएट करता है। मान लीजिए आपसे अगर ये कहा जाए कि बैक्टीरिया को एक सैंपल में से देखना है, आपने किसी वेस्ट वाटर से, मान लीजिए कोई गटर का वाटर है या कहीं पे और वेस्ट वाटर है, उसकी 1 ड्रॉप लेके आपने स्लाइड बनाया, स्लाइड बना के आपने माइक्रोस्कोप में देखा, जैसे लैब में आप स्लाइड बना के देखते हैं, स्कूल में कभी किया हो तो आपको क्या देखेंगे, बहुत सारे माइक्रोब दिखाई देंगे। अब उसमें से बैक्टीरिया कैसे लोगे, बिकॉज जो स्कूल में आप स्टेनिंग करते हो वो सेफ्रिनिन से करते हो। सेफ्रिनिन इज ए रेड कलर डाई, तो अगर वो रेड कलर की डाई है तो सारे के सारे माइक्रोब कैसे दिखाई देंगे, वो रेड कलर के दिखाई देंगे, है ना। ओके, रैनी देवी बैक्टीरिया कैप्सूल वायरेंस ये हो गया। दीपांशु ने फिर पूछा है सर परमेबिलिटी ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज, सब कुछ ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल कुछ रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, एवरीथिंग, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, सब कुछ अलाउ होता है। द ओनली प्रॉब्लम इज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई चीज आती है तो वो सिलेक्टिव परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीजों को अलाउ करती ही है, तो परमेबिलिटी का कोई भी इश्यू ग्लाइकोकैलिक्स के लिए नहीं आएगा। देयर इज नो इश्यू ऑफ परमेबिलिटी एज फार एज ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल वॉल बोथ आर कंसर्न, है ना। हम अभी यहाँ पे सेल वॉल को भी ले लें अगर आपके क्वेश्चन में कि परमेबिलिटी ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स का क्या होगा और परमेबिलिटी ऑफ सेल वॉल का क्या होगा, तो कोई इश्यू नहीं है, एवरीथिंग इज अलाउएबल। सल्यूट सॉल्वेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर आ सकते हैं। कब तक आएंगे, जब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे फिक्स है, फिर जो सेल अलाउ करेगा सिर्फ वो आएगा, बाकी नहीं आएगा, है ना। अभी हम वापस सेल वॉल पे जाते हैं। तो हमने बात ये की थी कि अगर हम 1 ड्रॉप वाटर ले लें, वेस्ट वाटर ले लें, कहीं से गंदा पानी ले लीजिए, उसको स्लाइड बना के आपने सेफ्रिनिन से स्टेन करके देखा, तो सारे ही माइक्रोब आपको रेड कलर के नजर आएंगे। बैक्टीरिया भी, फंगी भी, प्रोटोजोन्स भी, सब कुछ आपको वही कलर नजर आएगा। हमें क्या करना है, एक मिक्सचर में से एक कंसोर्शियम मिक्सचर मान लीजिए आप, माइक्रोबायोलॉजी में कंसोर्शियम बोलते हैं, तो हमें एक मिक्सचर में से क्या करना है, केवल बैक्टीरिया अलग करना है। अब बैक्टीरिया को कैसे अलग करोगे, स्टेन करने का मतलब है आप कलर दे रहे हो, कलर दोगे तो कोई चीज कलर लेगी भी, इट्स ए केमिकल रिएक्शन। अगर मान लीजिए कपड़े को भी कलर किया जा रहा है तो कपड़े में जो सेल्यूलोज है, नायलॉन है, रेयन है, अलग अलग पॉलीमर है, वो कहीं ना कहीं किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं, तभी तो किसी क्लॉथ पे कोई कलर आता है। तो बैक्टीरिया पे भी अगर कलर आ रहा है तो बैक्टीरिया का कोई पार्ट तो उस डाई से रिएक्ट कर रहा होगा ना। अब ऐसा कौन सा पार्ट ढूंढा जाए जो केवल बैक्टीरिया में हो, बाकी कहीं ना हो। अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स लेते, वो तो एनिमल सेल में भी होता है, एनिमल सेल की भी आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की होती है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन्स की बनी हुई है। अगर हम मान लीजिए सेल वॉल की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकन की है, प्लांट में सेल्यूलोज की है, फंगी में काइटिन की है, एनिमल में होती नहीं। और अगर हम सेल मेम्ब्रेन को स्टेन करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन हर जगह एक जैसी होती है, आर्कीबैक्टीरिया से होमोसेपियंस तक। तो बैक्टीरिया के लिए यूनिक चीज क्या है, सेल वॉल। और सेल वॉल की केमिस्ट्री क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन, जो किसी भी और ऑर्गेनिज्म में आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको डिफरेंशियल स्टेनिंग कहा गया, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन को ही केवल स्टेन किया जाएगा। ग्राम स्टेन में जो स्टेन है वो पेप्टाइडोग्लाइकन और जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, जो और कहीं किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। इसलिए स्टेन करने के बाद जब आप उसको देखोगे तो केवल बैक्टीरिया आपको कलर्ड दिखाई देगा, ब्लू कलर का स्टेन होता है, तो बैक्टीरिया आपको ब्लू वायलेट कलर के दिखाई देंगे, बाकी सब कुछ ट्रांसपेरेंट। तो ये ग्राम स्टेनिंग कहलाती है। और इसी बेस पे जो ये स्टेन ले लेंगे, दोज वर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो नहीं लेंगे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बेसिकली जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है, जो स्टेनिंग पर्पज है, वो किस चीज पे, दैट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। उसमें मेन चीज क्या है, सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन है। हालांकि मैं डिटेल में ग्राम स्टेनिंग नहीं पढ़नी है, तो इससे आगे का ग्राम स्टेनिंग का कुछ नहीं, बस ग्राम स्टेनिंग क्या है आपको मैंने समझाया, उतना याद रखना है। आफ्टर सेल वॉल जो थर्ड पार्ट आएगा दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन, इलास्टिक और सेमी परमिएबल है, सेमी में भी सिलेक्टिव परमिएबल है। ऑलवेज द बेटर आंसर इज सिलेक्टिव परमिएबल, है ना। राइट आंसर क्या आएगा, सिलेक्टिव। अगर सिलेक्टिव नहीं है तो आप सेमी परमिएबल ले सकते हो, बट द राइट आंसर इज सिलेक्टिव परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होगी, सिलेक्टिवली परमिएबल होगी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए मैं इस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊं, ये बैक्टीरिया है, अभी हमने बनाया था, इसके बाहर ये कैप्सूल आ गया, कैप्सूल आ गया, साइम लेयर, बीच में मान लेते हैं सेल वॉल आ गई। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर से क्या बनेंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं,
ये तो सेल मेम्ब्रेन से ये स्ट्रक्चर्स बन गए कुछ। इन स्ट्रक्चर्स को हम मीजोसोम्स कहते हैं। ये ऑरेंज लाइन सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन से जो ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? दीज स्ट्रक्चर्स आर मीजोसोम्स या कॉन्ड्राइट, ये लिखा हो। तो मीजोसोम्स बनते हैं, कैसे बने? बाय इनवेजिनेशन। जैसे मान लीजिए ये सेल वॉल मेम्ब्रेन है, ये हमने इसको अंदर पुश किया, तो जब अंदर पुश करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगी, हमने इन पुशिंग की। अगर इसके अंदर पुश करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, फिर इसके और अंदर पुश करेंगे तो यहां से ये ऐसे बन जाएगा। सीधा कर दोगे तो ये लाइन है, पुश कर दोगे तो क्या होगा? ये फोल्डिंग्स की फॉर्म में डेवलप हो जाएगी इस तरीके से, ये सेल बन गई। तो मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इन पुशिंग कहलाती है ना? इन पुशिंग को हम बोलते हैं इनवेजिनेशन। तो सेल मेम्ब्रेन की अंदर, अब बाहर नहीं जा सकते, बाहर तो ब्लू कलर की जो लाइन बनी है वो सेल वॉल है, उसके भी बाहर बनाओगे तो ग्लाइकोकैलिक्स का सेल कोट आएगा, ये ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल स्लाइम लेयर आ जाएगा। तो अंदर ही जगह है केवल साइटोप्लाज्म की तरफ। तो साइटोप्लाज्म की तरफ सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया? पुशिंग कर ली, अंदर की तरफ चली गई और मेम्ब्रेनस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बन गए। मीजो का मतलब है इन बिटवीन, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पे बन रहे हैं। सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो इन बिटवीन जो बॉडी बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? मीजोसोम्स बोलते हैं। कॉन्ड्राइट्स वर्ड अगर आप देखोगे तो कॉन्ड्रिया का मतलब होता है फिंगर लाइक, हालांकि फिंगर के जैसे नहीं है, लंबे स्ट्रक्चर, जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया कभी पढ़ोगे उसमें भी कॉन्ड्रो वर्ड आएगा, तो क्योंकि वहां भी क्रिस्टी के जैसे जो स्ट्रक्चर है वो सेम तरीके से बनते हैं बाय द इन पुशिंग ऑफ मेम्ब्रेन। तो इन पुशिंग से जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको मीजोसोम बोलेंगे। जो काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो मीजोसोम का भी है, बिकॉज मीजोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस किसका है? केवल सरफेस एरिया का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लाइन है, सरफेस एरिया कम। अगर इस लाइन को फोल्ड कर दिया आपने और फोल्ड करके समेटा तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए केवल ये इन पुशिंग या इनवेजिनेशन से स्ट्रक्चर्स बने, इनको मीजोसोम बोल दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब है सल्यूट और सॉल्वेंट में डिसाइड करके कि क्या अंदर आएगा क्या नहीं आएगा। सॉल्वेंट के लिए तो हर मेम्ब्रेन परमिएबल है, बट ये सल्यूट को भी डिसाइड कर सकती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिलेक्टिव परमिएबल है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, कि क्या सेल के अंदर आएगा और क्या सेल से बाहर जाएगा, इस चीज को देखती है। इसके अलावा बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर ईटीएस कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, और ईटीएस, क्योंकि ईटीएस जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ईटीएस रेस्पिरेशन में आप पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्सेस एंड एंजाइम्स हैं, वो कहां प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मीजोसोम्स। तो मीजोसोम रेस्पिरेटरी फंक्शन की भी हो गई। इनके फंक्शंस अगर आप देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम दिस वन सिलेक्टिव परमिएबल, इसके अलावा इनके काम क्या है? दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, बिकॉज इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम है तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अभी हम बाइनरी फिशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो बाइनरी फिशन में भी ये हेल्प करेंगे। रेस्पिरेशन और बाइनरी फिशन में भी मीजोसोम का रोल है। रेस्पिरेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रखा है तो भी आंसर आएगा, मीजोसोम दे रखा है तो भी आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। अगर कहा जाए कि बैक्टीरिया के माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप बोल सकते हैं जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का यूकैरियोटिक सेल में है, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में वो काम किसका है? मीजोसोम का है। तो मीजोसोम्स आर द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। तो दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, दे हेल्प इन बाइनरी फिशन एंड सिलेक्टिव परमिएबल, तो उनका नेचर है ही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस हमने नहीं किया बिकॉज वो हर जगह एक जैसा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑलवेज ए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये क्या है? ये यूनिट मेम्ब्रेन है, इट्स स्ट्रक्चर इज कांस्टेंट। जो भी सेल में आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ते हो वही रहेगा। आप आर्की बैक्टीरिया से होमो सैपियंस तक कहीं भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लोगे, सब जगह उसका स्ट्रक्चर एक ही मॉडल से एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो आपको यूकैरियोटिक सेल के टाइम पे पढ़ाया जाएगा। तो वही मॉडल हमें फॉलो करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे फंक्शंस देखने। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन
उससे ऊपर है सेल वॉल और उसके ऊपर भी है कैप्सूल और स्लाइम लेयर। इनको मिला के जो बनेगा टर्म वो सेल कोट कहलाएगा, है ना। सेल कोट लिखा था ना, सेल एनवेलप, एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन या सेल कोट एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो ऑल टुगेदर 1 2 3 ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सेल कोट। तो ये सेल कोट के इंपॉर्टेंट हो गए। मॉडिफिकेशन में दो चीजें हैं, फ्लैजिला, पहले ये देख लेते हैं, फ्लैजिला फाइन थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक एक्सट्रैक्शन। अब मैं पूरा नहीं बना रहा, ये बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया में आप यहाँ पे ये कैप्सूल या स्लाइम लेयर हो गया, ये सेल वॉल हो गई, और अंदर ये आप बनाओगे तो मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 1 2 3 जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1 2 डॉटेड लाइन 3, ये तो हो गया हमारा एनवेलप। अब इसी एनवेलप से क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर्स निकलेंगे जिन्हें आप फ्लैजिला कहेंगे। तो फ्लैजिला फाइन थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक फिलामेंट है। फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फ्लैजिला किस प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। जहां तक बात है मोनोफाइब्रिलर की, मोनो मतलब 1, फाइब्रिल जो इसकी यूनिट्स हैं, इसे लिखते हैं 1 + 0। जब आप यूकैरियोट का फ्लैजिला पढ़ते हैं तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज 9 + 2। बाहर की तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंटर में 2। यहां केस क्या है प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में केवल एक ही माइक्रोट्यूब्यूल है एंड नथिंग एट द सेंटर, सेंटर खाली है, हॉलो, और एक माइक्रोट्यूब्यूल बाहर है। तो इट मींस ये अरेंजमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 + 0। तो या तो इसको मोनोफाइब्रिलर बोल लीजिए या इसको 1 + 0 बोल लीजिए। क्लियर। अटेंडेंस का इश्यू आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए अपने आप, अटेंडेंस तो आप ही सॉल्व कर सकते हैं। सो मोनोफाइब्रिलर स्ट्रक्चर है और किस प्रोटीन का बना है, फ्लैजिलिन का। फ्लैजिला का काम क्या है, लोकोमोशन करना। अब यहाँ पे वो क्वेश्चंस आएंगे कि कहाँ फ्लैजिला है और कहाँ नहीं है। तो कॉकस बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता, बाकी के केस में जहां भी प्रेजेंट है नहीं। अगर बैक्टीरिया मूव करता है देन डेफिनेटली बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। जैसे विब्रियो कॉलरी फ्लैजिलेटेड है, स्पाइरल में फ्लैजिला बना हुआ है, बैसिलस में ऑप्शनल है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो जहां भी फ्लैजिला की प्रेजेंस आपको देखनी है उसके हिसाब से आप इन चीजों को काउंट कर सकते हैं। अब फ्लैजिला के बाद बैक्टीरिया की बॉडी पे ही बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे हमारी बॉडी में रोए होते हैं उस तरीके से ये पूरे बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पे होते हैं। इनको हम पिली या फिम्ब्री कहते हैं, है ना। दीज आर माइन्यूट हेयर लाइक अपेंडेजेस ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, है ना। ये तो हो गया फ्लैजिला, अभी आपने लिखा जो पढ़ रहे हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं पिली, या इन्हीं को हम फिम्ब्री बोलते हैं। तो पिली या फिम्ब्री क्या है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, यस, ये सरफेस अपेंडेजेस हैं, केवल सरफेस पे प्रेजेंट है, छोटे छोटे माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। पिली इलोंगेटेड है, ट्यूबुलर है, ट्यूब के जैसे। डिफरेंस केवल बेसिकली कहा जाए तो प्रोटीन का है कि ये किसके बने, ये पिलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। पिली किसके बने हुए, पिलिन प्रोटीन के। फिम्ब्री कैसे हैं, ये ब्रिसल लाइक है, फाइबर्स के जैसे हैं, सेल से बाहर आते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट फिम्ब्री किसके बने होंगे, फिम्ब्री बने होंगे फिम्ब्रिन प्रोटीन के। लिख लीजिए कहीं पे नोट कर लीजिए, पिली बने हैं पिलिन प्रोटीन के और फिम्ब्री बने हैं फिम्ब्रिन प्रोटीन के, है ना। तो फिम्ब्रिन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है कि फिम्ब्रिन प्रोटीन से जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो फिम्ब्री कहलाएंगे। दोनों में चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों में ये सरफेस अपेंडेजेस हैं। जैसे बैक्टीरिया किसी रॉक से अटैच हो गया, किसी मतलब वाटर बॉडी में मान लीजिए कोई रॉक है जिसकी सरफेस पे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया अगर रॉक से अटैच हो रहा है तो कैसे अटैच होगा, बाय द हेल्प ऑफ फिम्ब्री। अगर होस्ट के टिश्यू से अटैच है तो कैसे अटैच होगा, बाय द हेल्प ऑफ फिम्ब्री, है ना। पिली का काम क्या होता है, आगे हम जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के टाइम पे पिली का रोल आएगा, है ना। विधि ने पूछा है सर प्लीज एक्सप्लेन द मोनोफाइब्रिल, शिवानी का भी यही क्वेश्चन है। मोनो का मतलब है 1, फाइब्रिल फाइबर से छोटा है तो फाइब्रिल कहलाएगा, मतलब बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर मोनोफाइब्रिल है। बट मोनो का मतलब 1। होता क्या है कि जो फ्लैजिला है वो फाइब्रिल्स के बने होते हैं, ये तो फिक्स है। अगर आप सेल वाले चैप्टर में फ्लैजिला को पढ़ेंगे तो फ्लैजिला किसका पार्ट है, फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। किससे बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। कितनी माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं ये बात है। जब आप यूकैरियोट का फ्लैजिला पढ़ते हैं तो यूकैरियोट में एक्चुअली क्या है, ये हमने प्रोकैरियोट का पढ़ा है। इसको आप सुन रहे हैं मेरी बात तो ध्यान से सुनिएगा, यहां इसको मर्ज मत कर दीजिएगा। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट में 9 + 2
फाइब्रिल होते हैं, मतलब 9 बाहर है लाइक दिस, नंबर देख लीजिएगा ज्यादा कम हो सकता है, 2 सेंटर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 तो बाहर है और 2 सेंटर में। इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। आप ज्यादा चाहें तो सेल वाले चैप्टर में फिगर बना हुआ है, वहां से भी इसको देख सकते हैं। ये हुआ यूकैरियोट का फ्लैजिला, कि यूकैरियोट का फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट को शो करता है। देयर आर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स एट द पेरिफेरी एंड 2 एट द सेंटर, और उस 9 के अंदर भी प्रॉपर स्ट्रक्चर है, 9 में भी और माइक्रोट्यूब्यूल एंड फिलामेंट्स का नंबर आएगा। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें प्रोकैरियोट के फ्लैजिला से, सो यूकैरियोट का फ्लैजिला 9+2 है, तो मल्टी फाइब्रिलर वर्ड यूज कर लीजिए। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में एक ही माइक्रोट्यूब्यूल का बना है और सेंटर में कुछ है नहीं। ये एक्चुअली लिखने का तरीका है, देयर इज 9+0 ऑल्सो। एक होता है 9+2, एक होता है 9+0 और एक होता है 1+0। एक्चुअली आपके सिलेबस में ये 3 चीजें आएंगी पूरा मिला के सेल वाले चैप्टर में। 9+2 हो गया यूकैरियोट का फ्लैजिला, 1+0 क्या हो गया प्रोकैरियोट का फ्लैजिला। व्हाट अबाउट 9+0? 9+0 जो आएगा वो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आएगा जो यूकैरियोटिक सेल में होता है। फिलहाल उसका बैक्टीरिया से कोई मतलब है नहीं, तो बैक्टीरिया में तो सेंट्रियोल होता नहीं है, तो 9+0 यूकैरियोट में नहीं है, 9+2 सॉरी प्रोकैरियोट में नहीं है, 9+2 वो भी प्रोकैरियोट में नहीं है। प्रोकैरियोट का कैसा है 1+0। तो नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल के अकॉर्डिंगली ये डिनोशंस दिए गए हैं बेसिकली। 1+0 का मतलब है एक बाहर सेंटर में कुछ नहीं, 9+0 का मतलब है 9 बाहर सेंटर में कुछ नहीं, 9+2 का मतलब है 9 पेरिफेरल है और 2 सेंट्रल है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। आगे आप पढ़ेंगे माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोट्यूब्यूल से बनने वाले स्ट्रक्चर्स। उसमें आपके सिलेबस में 2 चीजें आती हैं, फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैजिला की फ्लैजिला में क्या है। So in case of prokaryotic flagella, in case of bacteria, flagella consists of only one fibril, so it will be monofibrillar. It shows the arrangement of 1+0 microtubular organization. ये इस बात का मतलब था, है ना। तो ये तो माइक्रोट्यूब्यूल की बात हो गई। अब पूरी बॉडी पे जो सरफेस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड पिली और फिम्ब्री। तो पिली का काम होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आगे हम पढ़ेंगे अभी, तो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करना। और फिम्ब्री सरफेस अपेंडेजेस हैं जो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, कि किसी रॉक की सरफेस पे अगर बैक्टीरिया अटैच है या किसी होस्ट के टिश्यू से बैक्टीरिया अटैच है, तो किस वजह से अटैच होगा, बाय द हेल्प ऑफ फिम्ब्री। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, फिम्ब्री वर्ड आएगा, ये लिखा है कि फिम्ब्री known to help to attach the bacteria to rock and stream and to the host tissue। ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे होता है कि हम यूजुअली एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं, मान लीजिए आपने हैंड वॉश यूज किया या आपने आजकल सैनिटाइजर का यूज पॉपुलर हो गया है, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, अभी कोविड वायरस की कोई बात नहीं हो रही। तो बैक्टीरिया को किल ही तो करते हैं, बैक्टीरिया को पुल तो ना कर सकते हो। हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर डेड है, इसके अंदर बैक्टीरिया फंसा हुआ है, साबुन से हाथ धोने के बाद भी बैक्टीरिया निकलेगा तो है नहीं। कैसे फंसा हुआ है कि बैक्टीरिया की सरफेस पे जो ये फिम्ब्री बने, सरफेस अपेंडेजेस, ये हमारी डेड स्किन के अंदर चले गए। अब ये डेड स्किन के चले गए तो आप कितना भी अच्छे से वॉश कर लीजिए, बैक्टीरिया निकलेगा नहीं। बस हम कर क्या सकते हैं, बैक्टीरिया को यहीं मार दें। मारने के लिए आपने क्या किया, सैनिटाइजर लगा लिया, अल्कोहल से रब कर लिया, या आपने सोप से वो, और आपको पता है कि ऊपर की स्किन डेड है, वो अपने आप निकलती जाती है। तो बैक्टीरिया की डेड होने के बाद जो डेड बैक्टीरिया होगा वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है। तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप अपने हाथों को बिना बैक्टीरिया के मैनेज कर पाए। तो बैक्टीरिया किसी भी होस्ट के टिश्यू से अटैच है या किसी सबस्ट्रेट से अटैच है, किसी प्लांट बॉडी पे कोई बैक्टीरिया है, एक्वेटिक हो, टेरेस, कुछ भी हो, बैक्टीरिया कहीं भी अगर अटैच हो रहा है होस्ट टिश्यू से, तो ऐसा माना जाता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ फिम्ब्री। सो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, दैट फर्स्ट पार्ट इज सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। क्लियर, सेल एनवेलप है और उसके मॉडिफिकेशंस को कंप्लीट किया। अंदर जो भी कुछ आएगा, साइटोप्लाज्म एंड इट्स इंक्लूजन, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। साइटोप्लाज्म एंड इट्स इंक्लूजन। क्लियर। अब बताइए किसी को कोई डाउट?
सौरभ तिवारी 1+0, दीपांशु 9+0, सेंट्रियोल सरफराज नो सर। गुड। सरफराज अगर नो सर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस टॉपिक में फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो टॉपिक के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। हर्ष थैंक यू। तान्या नो सर। श्रवण ओके। ब्यूटी ने लिखा है 9+0, सरफराज ओके सर, है ना। ये हमेशा याद रखिए कि अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि सर कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब टॉपिक इज क्लियर, कंसेप्ट्स आर क्लियर, एंड सो देयर विल बी नो केस ऑफ एरर वाइल डूइंग द एमसीक्यूज। जब एमसीक्यू करें तब उसमें कोई एरर वाली बात नहीं आनी चाहिए कि गलत हो गया, दिमाग से निकल गया, है ना। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। हमेशा एक माइंड से पढ़िए चीजों को कि बस मुझे वहां कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर देना है। नो इफ नो बट कि ये ऐसा होता वो वैसा होता, तो ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए, है ना। देव ने लिखा है सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइम लेयर। तो स्लाइम लेयर का काम भी वही है, स्लाइम लेयर प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। स्लाइम लेयर को हमने फंक्शंस में लिखा था, आपने स्लाइड को देखा नहीं शायद। जैसे आपने लिखा था कि कैप्सूल का फंक्शन है कि हमें एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे स्लाइम लेयर का है कि डेसिकेशन एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, उनसे बता रहे हैं। फिर लिखा हुआ है कि मीनू ने तो नो सर लिखा है। फरहीन ने लिखा था मीजोसोम्स आल्सो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। एक्चुअली मीजोसोम का डीएनए रेप्लिकेशन में कोई रोल नहीं है, डीएनए को अलग अलग करने में, डीएनए सेपरेशन में रोल आएगा। डीएनए रेप्लिकेशन तो आप जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते ही है, सेम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करना, उसमें तो कहीं कोई मीजोसोम नहीं आएगा। बट बाइनरी फिशन में जब दोनों डीएनए अलग अलग होंगे तब उसमें मीजोसोम का रोल आएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। दीपांशु ने पूछा था ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, सर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वो हो सकता है क्योंकि हम केवल ये पढ़ते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड का है। अब ये अमाइनो पॉलीसैकेराइड एक ही है, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। देन व्हाट अबाउट अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड तो ग्राम पॉजिटिव के अलग हैं, ग्राम नेगेटिव के अलग हैं। तो आपका स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं ये करेक्ट। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन, यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अलग अलग बैक्टीरिया के लिए ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन अलग अलग आएगा। उसमें अलग अलग क्या है, बेसिकली ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अलग, ग्राम पॉजिटिव के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अलग। दोनों जगह जो पॉलीसैकेराइड है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन ही है, दोनों जगह लिपिड और प्रोटीन की परसेंटेज अलग है, लेकिन बेसिक चीज सेम है। और बेसिक क्या यहाँ पे है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। बट जो आगे लिखा है फ्यू अमाइनो एसिड्स, वो दोनों जगह अलग अलग होंगे। फिर ब्यूटी ने पूछा था सर 9+0 वाला फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया। 9+0 बेटा 9 बाहर है, सेंटर में 0 है, उसको ऐसे याद रखना है आपको कि अगर मैं माइक्रोट्यूब्यूल मान लीजिए बना रहा हूं ये, तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल तो बाहर है, कितनी हो गई 5 6 7 8 9, ये तो 9 बाहर हो गई, और सेंटर में 2, और ये सब एक प्रोटोप्लाज्म का मैट्रिक्स होता है जिससे बंधी रहती है। जब आप पढ़ोगे ना सेल में तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये फ्लैजिला था, जब इसको आपने यहां से सेक्शन काटा, इसका ट्रांसफर सेक्शन, और ट्रांसफर सेक्शन को माइक्रोस्कोप में जब स्टडी किया तो आपको ऐसे दिखाई दिया कि 9 बाहर माइक्रोट्यूब्यूल है, 2 सेंटर में, तो आपने बोला कि ये 9+2 है। अगर सेंटर में कुछ नहीं होता तो 9+0 हो जाता। अगर कट करने पे केवल एक हॉलो रिंग आ रही है, ना तो कुछ सेंटर में है और ना कुछ बाहर अलग, 1+0 हो गया। ऐसे आपको देना है। फंक्शन ऑफ पिली, पिली का फंक्शन बेटा बताया भी, जेनेटिक मटेरियल का जब ट्रांसफर होगा तो उसमें रोल आएगा। आकांक्षा ने पूछा कि पिली का फंक्शन क्या है, तो पिलाई जब कॉन्जुगेशन होता है तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब डीएनए का ट्रांसफर होगा तो उसमें पिली का रोल आएगा, है ना। तो आप पिली अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आएगा कल भी। तान्या अटेंडेंस वो आप कर ही देंगे, और उसके बाद पिली का फंक्शन टू रिप्रोडक्शन में ही होता है ना, यस, है ना। संजय कुमार ने लिखा है कि पिली का फंक्शन रिप्रोडक्शन में होगा, यस। कॉन्जुगेशन के टाइम पे पिली का रोल आएगा। पिली और फिम्बरी में डिफरेंस क्या है, अभी तो बताया, दोनों की प्रोटीन अलग है। पिल्स लिख दिया है, पिल्स नहीं लिखना है बेटा, पिलाई का केमिकल कंपोजिशन पिलिन प्रोटीन है, और फिम्बरी का केमिकल कंपोजिशन फिम्ब्रिन प्रोटीन है। दोनों की प्रोटीन्स अलग है, तो दोनों केमिस्ट्री में अलग हो गए, और दोनों के फंक्शन अलग हैं। अगर अटैचमेंट के लिए है तो फिम्बरी, और जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करना है तो पिली, है ना। और बाकी सब
यही है विवेक, अर्श इट्स पिली नॉट पिल्स, यस। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। साइटोप्लाज्म एंड इट्स इंक्लूजन, हमें इनके बारे में देखना है। हैव ए गुड डे।